गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे सेकंड लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सीखेंगे। आज का हमारा पॉइंट है सेकंड स्टेज 1991 टिल डेट। इससे पहले हमने 1947 से 1991 तक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी इसके बारे में सीखा है। अब हम उसके आगे की फॉरेन पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी बिकेम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक इन द सेकंड स्टेज। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव और डायनामिक बनी। इन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड द प्रायोरिटी no longer remain to political and military relations। पोस्ट कोल्ड वार के पीरियड में मिलिट्री रिलेशंस और पॉलिटिकल रिलेशंस जो है उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। सेवरल अदर डायमेंशंस लाइक इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन फॉरेन पॉलिसी। उसके साथ साथ बाकी के कुछ डायमेंशन जैसे कि इकोनॉमी है, ट्रेड है, एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है, इनको भी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। आफ्टर 1991 इंडिया रिड्यूस्ड द गवर्नमेंट कंट्रोल्स over the economy and adopted the free market policy। 1991 के बाद में इंडिया ने गवर्नमेंट कंट्रोल्स कम कर दिए, इकोनॉमी के ऊपर के जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स है वो कम कर दिए और उन्होंने फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट की। नेचुरली देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज, और इसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज के साथ में जो ट्रेडिंग थी उसमें बढ़ोतरी हुई। आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, उसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड में जो इंडिया का शेयर था वो भी बढ़ गया। एफर्ट्स बिगैन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी कंट्री की उसकी रेट बढ़ाने के लिए उसका रेट बढ़ाने के लिए कोशिश की जाने लगी। In the decade after 1990, our relations with the South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam, etc. became stronger। 1990 के पीरियड में हमारी कंट्री के साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है, इनके साथ में रिलेशंस बढ़ गए। आवर ट्रेड एक्सचेंज विथ इसराइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इंक्रीज, उसके साथ साथ हमारा ट्रेड का जो एक्सचेंज था जैसे कि इसराइल है, जापान, चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ में वो भी बढ़ गया। इंडिया बिगैन टू पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइजेशंस एट द इंटरनेशनल एंड रीजनल लेवल्स मोर देन बिफोर। इंडिया ने इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स पर पहले जितने वो इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो उनका पार्टिसिपेशन था वो भी बढ़ गया। फॉर एग्जांपल G20 एंड ब्रिक्स, जिस मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनके साथ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया था। लेट्स डू दिस। देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। फॉर एग्जांपल both are democracies। Find more such similarities and prepare a project on it। अमेरिका और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सिमिलैरिटी है, जैसे कि दोनों भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिटीज़ है, और इनमें और कौन सी सिमिलैरिटीज़ है वो फाइंड आउट करके आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अवर रिलेशंस विथ अमेरिका स्ट्रेंथन, अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशंस मजबूत हुए थे। म्यूचुअल ट्रस्ट ग्रू, दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ गया। इंडिया स्टेटस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंडिया का स्टेटस इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ गया। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। आपने न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है, स्टडी किया है। अलग अलग सब्जेक्ट में उसके यूजेस किस तरीके से होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में, ये भी आपने सीखा है। हैविंग अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, इंडिया अंडरटूक द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इम्पोर्टेंस, न्यूक्लियर पावर का इम्पोर्टेंस समझने के बाद में इंडिया ने इमीडिएटली न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम का
इमीडिएटली उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम स्टार्ट किया। फॉर दिस वी एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसके लिए हमें एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना पड़ा। एंड द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उसके साथ साथ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी एस्टेब्लिश करना पड़ा। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज डॉक्टर होमी भाभा। इंडियन एटॉमिक कमीशन के पहले चेयरमैन डॉक्टर होमी भाभा थे। Even though electricity generation was the main purpose behind the program, it also aimed at creating military कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंस दिया। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कंडक्ट किया। इंडिया बिल्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए और उन्होंने अपना नेक्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में कंडक्ट किया। वी हैव ऑल्सो मेड मिसाइल्स कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया ने कुछ ऐसे मिसाइल्स भी बनाए जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स कैरी किए जा सकते थे। एंड द एयरफोर्स एंड द नेवी हैव बीन इनेबल्ड फॉर कैरिंग देम, और इन वेपन्स को कैरी करने के लिए एयरफोर्स और नेवी जो है वो इनेबल थे। डू यू नो न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा विध्वंसक होते हैं। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू दैट दे आर नेवर यूज, और इसीलिए हमेशा इन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना हो इस बात के लिए कोशिश करनी पड़ती है। 2 treaties have been made to stop the spread of nuclear weapons। इन न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को, यूज को रोकने के लिए 2 बार ट्रेटीज की गई। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी, ये 2 यहाँ पर टेस्ट थे। द कंडीशंस ऑफ बोथ दिस ट्रेटीज आर ऑफ बेनिफिट टू बिग न्यूक्लियर पावर्स। अब ये जो 2 ट्रेटीज यहाँ पर बनाए गए थे, इसके लिए जो कंडीशंस डाले गए थे उसकी वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर्स है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। एंड दे पुट अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स का अनफेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले गए। हेंस इंडिया हैज़ गॉट साइंड आइदर ऑफ दिस ट्रेटीज़, और इसीलिए इंडिया ने इन दोनों ट्रेटीज़ को साइन किया। इंडिया इज़ नाउ अ कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अभी इंडिया ऐसी कंट्री बन गई थी जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे। वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का रोल एक्सेप्ट किया। इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूएंटली सपोर्टिंग एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंटली डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया, बिकॉज इट इज़ इंडियाज पोजिशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। हमेशा डिसआर्मामेंट को इंडिया ने सपोर्ट किया क्योंकि वो हमेशा पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी और शांति बनाए रखना चाहते थे। हैविंग टेकन अ सर्वे ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज डिफेंस सिस्टम। हमेशा इस तरीके से हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सर्वे करते हुए इंडिया की डिफेंस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। And here we are going to stop and we will see the next part of our lesson, means question answer, in our next period. Thank you.